हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी ज्वाइनिंग के बाद ये आज मेरा पहला वीडियो है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, आपसे माफ़ी चाहते हैं उस बात के लिए। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं मेरे पास। अच्छा, तो अब आगे की बात ये है कि अब आपके जो कुछ अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि हम हाइलाइट कर देते हैं क्या-क्या मेन एग्ज़ाम। सबसे पहले सबसे कॉमन एग्ज़ाम आपके लिए सुपर टेट। जितने भी बच्चे यूपी टेट, सी टेट पास कर चुके हैं, सुपर टेट के लिए एलिजिबल है। इसके तुरंत बाद आप अगर देखो तो यूपीएसआई, और इसके बाद जो आगे चलने वाला है एसएससी का, एमटीएस, जीडी और बैंक का क्लर्क। ठीक है, ये कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो अब आगे कंपलसरी होंगे ही होंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो मैंने अब आपको टॉपिक वाइज नहीं, प्रैक्टिस वाइज चीजें शुरू करने की कोशिश करी, इसीलिए मैंने नाम भी लिख दिया मैथ्स प्रैक्टिस विद सोवित। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। अच्छा, आज की इस सेशन में हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन वही है जो आपने मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा हुआ है, और कुछ बच्चों के अभी हफ्ते भर के अंदर वीकली मैसेज आए थे, उनके क्वेश्चन है। कुछ बच्चों के पुराने क्वेश्चन भी मैंने उठाए, तो 10 से 11 क्वेश्चन। मैंने प्रॉपर नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं याद रहा कि किस बच्चे ने क्या भेजा। तो अब आगे से जो भी आप क्वेश्चन सेंड करेंगे उसमें आप अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि हम वीडियो के माध्यम से आपको बता पाए कि ये इस बच्चे ने पूछा हुआ है। चलिए फिलहाल आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का। देखो, आज के सेशन का पहला सवाल लिखा हुआ है, एक ट्रेन 45 की स्पीड से चल रही है, अपनी लंबाई की आधी और 27 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन को पार करती है। तो एक ट्रेन इधर जा रही है, ये है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में अपनी आधी, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा है कि लंबाई की आधी है, मतलब अगर इसकी लंबाई सपोज 2D होगी, 2D मीटर होगी, इसकी लंबाई आधी कितनी हो जाएगी, डी मीटर हो जाएगी। और आपको ये बताया गया है आगे कि पार करने में कितने सेकंड ले रही है, वो 12 सेकंड ले रही है। तो इसका मतलब हमारे पास समय है, हमारे पास चाल है, दूरी निकालनी है। और दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि अगर एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों ही केस में दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाइयां आप जोड़ दीजिए, ये 2D है वो D है, तो कितनी हो जाएगी, 3D मीटर हो जाएगी। और दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय। ये भी पता होना चाहिए कि विपरीत दिशाओं में दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड हमेशा जुड़ती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड हमेशा घटती है। जैसे आप अपने घर से मेरे घर की तरफ चलो, हम अपने घर से आपके घर की तरफ चले, तो दोनों लोग चलेंगे जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, हम आपके घर की तरफ आए, आप हमें देख के उल्टा भागने लगो, तो क्या होगा, हम जल्दी पकड़ पाएंगे क्या, कि देर से पकड़ पाएंगे। तो बस वही बात को दिमाग में रखना है। एक दूसरे की तरफ दोनों चल रहे हैं, मतलब समय कम लगेगा, और समय कम तब होता है जब चाल बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है विपरीत दिशाओं में चली गई चालें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर बताओ, चाल जोड़नी पड़ेगी। ये 45 से 27 जोड़ दो, 72 होगी। और 72 किसमें, किलोमीटर पर आवर। छोटा करने के लिए क्या कर देंगे, 5/18। ठीक है, बचपन में सिखाया जाता था। अब आगे कितना समय ले रही है, 12, तो यहाँ पे इंटू में क्या कर दिया, 12 कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 18 से 72 किया 4, 12 पंचे 60, 6 चौको 24, 240, तो 3D बराबर हो गया 240। तो भाई D बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पहले वाली ट्रेन की लंबाई 2D थी, यानी कि पहले वाले की हाइट आ जाएगी आपकी, सॉरी लंबाई आ जाएगी आपकी 160 मीटर। ठीक है, कितनी आ गई, 160 मीटर। लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, सवाल आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वही ट्रेन, वही ट्रेन का मतलब जो लीड रोल में है। तो लीड रोल में तो पहली वाली ट्रेन ही है ना, ये वाली। ठीक है, तो यानी पहली वाली ट्रेन की लंबाई 160 मीटर आई, इस वाली ट्रेन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा है वही ट्रेन 60 की स्पीड से अब चल रही, तो मैंने फिर से वही ट्रेन बना ली। इसकी लंबाई मैंने लिख ली, कितनी आई थी, 160 मीटर। अब इसकी स्पीड क्या हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। आगे जाकर ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने वाली है, ये है प्लेटफॉर्म। कितने सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में पार करने वाली है। तो अब फिर बताओ, प्लेटफॉर्म की कुछ तो लंबाई होगी भाई, कुछ ना कुछ तो इसकी लंबाई है। नहीं पता, क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। अब दोबारा से सोचो, 160 ये x, ये दोनों की लंबाइयां ऐड होंगी। ठीक है, लंबाइयां हमेशा ऐड होती हैं, ये बात को याद रखना। आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कभी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 60 है। छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। और समय कितना दिया, 36 दिया। 18 से 36 गया 2 बार, 10, 60 दाम 600, तो 160 प्लस x बराबर हो जाएगा कितना, 600। x बराबर हो जाएगा भाई 440 मीटर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 440 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, टाइम एंड वर्क टॉपिक का सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। बी किसी काम को जितने समय में कर रहा है ए उससे आधे में कर लेता है। सी उसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप बात को समझें तो पहले उसने बी और ए में रिलेशन दे दिया, बी जितने समय में करता है ए उससे आधे समय में करता है, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? ठीक है, ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई? टाइम की, यानी समय की। आगे पढ़ते हैं, सी उसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यानी अब हमें ये कुछ ऐसी बात बताया है कि ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं सी उतने ही समय में करता है, यानी कि ए प्लस बी का समय तथा सी का समय बराबर होगा। यही तो लैंग्वेज है, बात समझ में आ रही है भाई? कुछ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा है कि जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं, मान लो ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहा है तो सी उतने समय में करेगा, तो सी भी कितने समय में करेगा? एक समय में करेगा। ये क्या आ गया बेटा? ये भी आ गया सब। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने चूज करे, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 7 डेज, 7 दिन में पूरा कर लेते। ये आपके लिए इतना क्वेश्चन में दिया, और मेरे को फाइंड आउट करना है किसके लिए? सी के लिए। बताओ सी अकेले कितने दिन में करेगा? अब ये सवाल आ गया, बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन करें कैसे। तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे हो, आपको ये बात पता है कि नहीं पता? जो बच्चे हमसे पढ़े उनको तो स्पेशली मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं बकायदा। देखो ये बात को हमेशा याद रखना, टाइम विल बी एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ इफिशियंसी, या इफिशियंसी विल बी एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम। अगर आपकी ताकत बढ़ने लगे, जैसे अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ जाए तो कोई काम करने में हमें समय कम लगेगा या ज्यादा? मतलब अगर मान लीजिए मेरे को एक रूम में व्हाइट वॉश पेंट करना है, ठीक है, मान लो एक घर में पुताई करनी है या एक कमरे में पेंट करना है, आप अकेले कर रहे हो या आपने एक लेबर लगाया तो 5 दिन लग रहा है, आपने 2 लेबर लगा दिए तो 5 दिन से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? जाहिर सी बात है कम लगेंगे। तो मैन पावर आपने बढ़ा दी, यानी क्षमता आपने बढ़ा दी, समय कम लगा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्षमता, इफिशियंसी का और टाइम का रिलेशन हमेशा उल्टा चलता है। पावर बढ़ा दोगे समय घटेगा, समय घट रहा है मतलब पावर बढ़ रही। बात क्लियर है? तो अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं अगर समय 2 से 1 है तो इसका मतलब पावर 1 से 2 रही होगी। अगर समय 1 से 1 है तो इसका मतलब अगर समय बराबर है इसका मतलब पावर भी बराबर रही होगी, है ना? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब आप जरा ये सोचने की कोशिश करो, क्या कि भाई ए की पावर कितनी है? 2, बी की पावर कितनी है? 1 है। तो अगर ए के पास, मेरे पास 2 ताकत, तुम्हारे पास 1 ताकत, हम तुम मिलेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी? 3 पावर। यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी की पावर जो है, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की पावर जो है, 2 इसकी 1 इसकी मिलके कितनी हो रही? 3। यानी ए प्लस बी की पावर को हम एक्चुअल में 3 बना दे। अगर a प्लस बी की पावर 3 बन रही तो इस एक की वैल्यू 3 हो गई, तो इस एक की वैल्यू भी बताओ क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। भाई दोनों की यहाँ पर a प्लस बी की पावर और c की पावर को हमें सेम रखना है, तो a प्लस बी की पावर यहाँ से 3 मिली, 3 आ गई, तो यहाँ पर भी c की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं a, b और c की इंडिविजुअल पावर लिख लें? a की पावर बताओ जल्दी से क्या है? a की पावर देखो ये कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब a की पावर लिख लेंगे हम लोग 2। अच्छा बताओ बी की पावर कितनी है? तो आप देखो बी की पावर कितनी है? 1 है, इसका मतलब बी की पावर हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। सी की पावर अभी हम लोगों ने क्या बनाई? सी की पावर हम लोगों ने 3 बनाई, इसका मतलब सी की पावर हम लोग 3 लिख। ये रेशियो किसका आ गया भाई? क्षमता यानी इफिशियंसी का आ गया। अब तीनों की पावर, अगर हम तीनों की पावर को ऐड कर लेंगे, 3 2 5 और 1 6 पावर हो जाएगी, तो तीनों की मिलके पावर होगी 6। तो अब हमारा सीधा सा सवाल ये बन जाता है कि 6 पावर मिलकर काम 7 दिन में करती है ना? 6 पावर मिलकर काम को कितने दिनों में करती है? 7 दिनों में। तो बताओ सी मतलब 3 पावर मिलकर काम को कितने दिनों में करेगी? आंसर तो ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन अपना काम है कि पूरा बेसिक आपको समझाना। तो ये बात को याद रखना कि अगर इफिशियंसी का पावर मल्टीप्लाई करवा दें, या सॉरी इफिशियंसी या पावर का मल्टीप्लाई करवा दें टाइम के साथ, तो आपके पास वर्क निकल के आ जाता है, कार्य बन जाता है। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय।
ठीक है। तो देखो 6 पावर थी, यानी हम कार्य बना सकते हैं। क्या कार्य कितना है बनाने के लिए हम पावर का गुणा समय से करेंगे। पावर कितनी है 6, तीनों कितने दिन ले रहे हैं 7 दिन, तो काम कितना आ गया 42 आ गया। कार्य हो गया आपका 42। अगर आपका कार्य 42 हो गया तो इसी काम को सी करने जा रहा है। अगर इसी काम को सी करने जा रहा है तो कार्य की जगह 42 आ गया। अब सी करने जा रहा है तो सी अपनी पावर 3 लेगा, तो पावर 3 आ गई और समय अपने को पता नहीं है। क्या x की वैल्यू बताओ, 3 से 42 कट के 14 आ गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है। लेकिन जो बच्चे हमसे प्रॉपर पढ़े हैं वो इतना ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे। इस क्वेश्चन को आपको यहीं पर खत्म कर लेना चाहिए था। कैसे, देखो थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लेन कर देते। बेसिक बात आपने समझ ली, अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर लें वो देखिए। हमें ये बात पता हो गई कि भाई a की पावर 2 है, b की 1 है, c की 3 है, तीनों की 3 2 5 और 1 6। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्षमता है वो 6 है, तो समय लग रहा है 7। बोलो भाई, भाई तीनों की पावर मिला लो, 3 2 5 और 1 6, 6 क्षमता में कितना समय लग रहा है 7 दिन। अब हमें किसका निकालना है c का, तो c की पावर कितनी है 3। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया 6 पावर में 7 दिन लग रहा है, 3 पावर में कितने दिन लगेंगे। तो क्या आप ये कह सकते हो क्षमता का रेशियो 2:1 है। अगर क्षमता 2:1 है तो समय 1:2 होगा कि नहीं होगा। अभी आपको मैंने क्या सिखाया, समय का उल्टा क्षमता। अगर क्षमता 2 से 1 है तो समय 1 से 2 होगा। 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, और यहीं पर सवाल का आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखो, लिखा एक व्यापार की शुरुआत इतने रुपए से हुई है, इन्होंने इस रेशियो में पूंजी लगाई, कुल लाभ इतना है, इस 3 2 4 में बांट लेते हैं, समय का रेशियो आपको बताना है। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ बच्चा क्या करने लगता है, समझने की बात है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो देखिए बच्चा कहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे परेशान होता है, टाइम कैसे किल होता है। उसने देखा यार ये पैसा है, वो तुरंत लग गया पैसे को बांटने में। इसमें आप में से ही ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग आ गया होगा कि भाई 7 6 11 में पहले बांटा जाए। अरे क्यों बांटोगे, आप देखो ना आंसर क्या रुपए में दे रहा है क्या, नहीं रेशियो में दे रहा है, तो अपना सारा काम रेशियो में ही चलेगा। कैसे चलेगा समझ लेना। आप ये बताइए सिर्फ और सिर्फ पूंजी, पार्टनरशिप टॉपिक है पूंजी यानी कि कैपिटल या मनी, दूसरा है आपका टाइम और तीसरा है प्रॉफिट। यही 3 चीजें तो आती हैं इस टॉपिक में। आपके पास पूंजी का रेशियो आपको दिया है, कितना दिया है 7 6 और 11 का रेशियो दिया है। अब आपको जो लाभ मिल रहा है वो कितने रेशियो में मिल रहा है 3 2 और 4 के रेशियो में मिल रहा है। और आपको क्या पूछ रहा है टाइम। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं पार्टनरशिप को अच्छे से वो जान लें, लाभ का रेशियो बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो, है ना। कि लाभ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पूंजी और समय के मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि समय बराबर हो जाता है लाभ बटे पूंजी, ये नीचे आ जाएगा इसके, बस समय बराबर क्या हो जाएगा लाभ बटे पूंजी। तो अगर समय बराबर लाभ बटे पूंजी हो जाएगा तो क्या ये 3/7 बन जाएगा। बोलो लाभ बटे पूंजी, बगल वाला क्या बन जाएगा 2/6 बन जाएगा, इसके बगल वाला क्या बन जाएगा 4/11 बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना, सही है। अब आप ये बताइए कि ये 3/7 3/7 ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा और ये 4/11 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। हम क्यों पैसा बांटे, हम फिर यहाँ बांटे, क्यों जबरदस्ती का टाइम बढ़ाए हैं। बस आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन है, अच्छा ये ऑप्शन दे रहा मतलब ऐसे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप सीख सकते हैं तो सीखिए। 6,000 रुपए है आपके पास, ये 6,000 रुपए 4 साल के बाद 8,160 हो जाता है। अगर हम अपनी दर को या रेट को बढ़ा दें तो नया मिश्र धन 8,000 हो जाता है। उसी 4 साल में नया पैसा 6,000 से बढ़कर कितना हो जाता है 8,880 रुपया हो जाता है। मतलब पहले 4 साल में इतना मिल रहा था, अब 4 सालों में इतना मिल रहा है, यानी कुछ तो ब्याज की दर बढ़ाई गई। और यही पूछ रहा है कि दर को कितने % से बढ़ा दिया गया। देखो करने के अपने अलग अलग फंड है, बेसिक फंडा पहले समझेंगे। आप ये बताओ 6,000 रुपए कितने बन रहे हैं, 6,000 रुपए जाके बन रहे हैं 8,160। पहले ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर 6,000 8,000 6,000 आगे बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ता केवल किस वजह से, ब्याज। मूलधन कभी नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है किसकी वजह से, इंटरेस्ट यानी ब्याज की वजह से। तो 6,000 रुपए 8160 हो गया, यानी ब्याज 2160 मिला। और ये कितने साल का है भाई 4 साल का। तो
पर ईयर अगर हम ब्याज निकालें 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा 2160 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 540 रुपए आ जाएगा। ये 540 रुपए ब्याज। अच्छा, ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पे मिलता है, नहीं प्रिंसिपल पे मिलता है। प्रिंसिपल कितना? 6000। तो हम ये कह सकते हैं 540 जो है वो 6000 का कितने परसेंट है? तो आप कहोगे सर ये 9%, है ना? दिख रहा है आप सभी को? तो ये कितने परसेंट हो रहा है? 9%। इसका मतलब है कि ये जो पहले रेट हुआ करता था या पहले की जो दर आती थी या चल रही थी वो कितना था? 9%। अब यही 6000 रुपए अब 4 साल के बाद 8880 बन रहा है। 8880। तो क्या सेम प्रोसेस पे हम यहाँ पर भी रेट निकाल सकते हैं? कैसे? बताओ, ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा 2880। कितने साल का है? 4 साल का, तो 1 साल का बना सकते हैं। 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 720 रुपए। 4 से डिवाइड कर दिया मैंने। किस पर निकलेगा? प्रिंसिपल पे निकलेगा, यानी 720 6000 पे निकलेगा। इनटू कितना है? 100। 1 2 3 कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 12%। ठीक है। तो अब अगर हम नई रेट बता रहे हैं तो वो कितनी आ गई? 12% हो गई। अब आप ये बताओ, पहले 9% थी, अब 12%, तो यहां से यहां आने में कितने परसेंट बढ़ रहा है? 3%। और यही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि बताइए ब्याज की दर कितने परसेंट बढ़ाएगी? तो राइट आंसर तो हो जाएगा 3%। लेकिन अगर आप इतना टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन में, तो ये तो बेसिक बात है ना भाई। हमें अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो हम कैसे उसको 70-80 की स्पीड पे भगा पाएंगे? तो जो बच्चे डायरेक्ट ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को छोटा करना चाह रहे हैं, एक्सीडेंट होगा ही होगा, है ना? तो इसलिए हमारा जो शुरू से रहा है, और इवन मैंने भी खुद तैयारी करी है, मैथ बैकग्राउंड नहीं था मेरा लेकिन तो भी तैयारी करी। तो इसके पीछे बस मेन कारण है कि बेसिक बहुत अच्छे से सीखा। अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो छोटा तो करना आपके हाथ में, उसमें कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी है तो उसको कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मोल्ड करना है, हम आपको क्या सिखा सकते हैं? हम आपको बेसिक सिखा सकते हैं, तरीके नहीं सिखा सकते। तरीके आपको खुद निकालने पड़ते हैं। इसलिए बाकी मार्केट में सब अपना अलग अलग कंटेंट पे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। बाकी आपका खुद का ओपिनियन है, आप क्या चाह रहे हैं। चलिए, फिलहाल अपना पैसा मूलधन जो था वो 6000 रुपए था। ये 6000 रुपए 8160 बन रहा है। यही 6000 रुपए 8880 बन रहा है। दोनों का टाइम पीरियड 4 साल का है। बस ये सोचना शुरू कर दो यार, पैसा क्यों बढ़ा? पैसा बढ़ गया इसलिए क्योंकि ब्याज की दर बढ़ गई। तो अगर हम बढ़े हुए पैसे को सीधे पकड़ लें, क्यों हम दोनों ब्याज निकाल लें? हम सीधे ये देखें कि पैसा कितना बढ़ रहा है। तो हम ये समझ में आ गया यहाँ से यहाँ जाने पर कि कितना पैसा बढ़ रहा है। 8 में 6 गया 2, 8 में 1 गया 7। तो अगर आप यहाँ से 8160 से 8820 तक जाओ तो आपका इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है? 720 रुपए का। अगर 720 का आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 720 रुपए की वृद्धि हो गई 4 साल। अगर 4 साल का इंक्रीमेंट या 4 साल की जो वृद्धि है ब्याज की वो 720 है, तो अब आप समझ लो 1 साल की वृद्धि क्या हो जाएगी? 180। बोलो, 1 साल की वृद्धि क्या होगी? 180। अब 180 रुपए 1 साल में बढ़ रहा है, लेकिन किस पर बढ़ रहा है? 6000। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि भाई रुपए में वृद्धि 180 की है, दर में वृद्धि कितने की है? 3% की। बस सवाल का आंसर, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। ये क्वेश्चन क्या है? लिखा है दो सम संख्या। पहली बात तो जो हाईलाइट कर दी उसने, क्या? सम संख्या, इवन नंबर है। ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दिए हैं 2 और 84, उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा? अच्छा, एचसीएफ आपको दिया है 2, एलसीएम आपको दिया है 84। देखो, हर क्वेश्चन आप कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चे हमसे पढ़े वो जानते भी हैं, हम आपको एक ही क्वेश्चन 3 से 4 तरीके से बताते थे। लेकिन बेसिक पर हमने हमेशा जोर दिया कि आप सब बेसिक जरूर सीखिए। देखा, उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, मतलब हमें उन दोनों नंबर्स का सम चाहिए, जोड़ चाहिए। करने के कई तरीके हैं। पहला मेथड देखो, आपने बचपन से एक सवाल फार्मूला सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन सा है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि लासा गुणे भासा। ठीक होता है। आपने अगर ये सुना हुआ है तो भी आप क्वेश्चन लगा सकते थे। कैसे? भाई पहली संख्या मान लो x है, दूसरी संख्या मान लो y, और दोनों का लासा और मासा निकाल लेते हैं। तो लासा और मासा दिया है कितना? ये 84 है। ये कितना है? क्या हमें एक्स वाई मिल जाएगा? एक्स वाई मिल जाएगा, इसका डबल। ये क्या हो जाएगा? 168।
हो जाएगा। यानी हमारे पास जो दो नंबर आ गए उनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 168। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, यानी x प्लस वाई क्या होना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई क्या होना चाहिए। अब जरा समझने की बात क्या है, देखो अगर आपके पास 168 आ चुका है तो जो थोड़ा सा बच्चा समझदार है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना था कि आप इसके फैक्टर कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। क्या कि आप इसके फैक्टर करवा लीजिए। फैक्टर कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आप करें तो 12 और 14 भी हो सकता है यहाँ पे। देखो 12 चौको 48, 4 12 4 16। ठीक है, 12 14 इसके फैक्टर हो सकते हैं। 12 और 14 अगर हम जोड़ें तो क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। 12 और 14 क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। जोड़ने पे 12 प्लस 14 26 हो रहा है। 168 फैक्टर मिल रहा है 12 गुणे 14 और 12 14 का जोड़ 26 हो रहा है। 26 ऑप्शन में दिखा तो हम लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये। लेकिन कुछ बच्चों के लिए सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लम गेन कर देता है, तो अब क्या करा जाए। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। करने को ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिनका माइंड शार्प है कैलकुलेशन कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, वो आराम से ये क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन कंटेंट क्या है वो समझ लो। आप ये बताओ एचसीएफ क्या है, दो तो कोई भी संख्या अपने एचसीएफ से ही बनती है। हमने मान लिया पहली संख्या 2a है, दूसरी संख्या 2b है, बिना एचसीएफ के संख्या बनेगी ही नहीं। एचसीएफ 2 है तो संख्या 2a और 2b ले ली, मैंने पहली संख्या 2a ले ली, दूसरी संख्या 2b ले ली। तो आप बताओ अगर आपकी संख्या 2a 2b है तो इनका एलसीएम 2ab हो जाएगा क्या। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के अंदर कॉमन नंबर तो आता ही आता है, अनकॉमन नंबर भी आ जाता है। तो 2a और 2b इसमें कॉमन कौन है, 2 है तो 2 आया, ab अनकॉमन है तो ab आ गया। ठीक है, और ये बात को आपको याद रखना है, ab हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब सर ये को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन करा हुआ है। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। चल, तो एलसीएम 2ab आ गया, तो क्या अब हम 2ab बराबर 84 कर सकते हैं। क्या a इंटू बी बराबर आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब 42 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो 42 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 21, 3 और 14 होगा, 3 और 14, 21 और 2 42, 3 14 14 3 42। ठीक है, और क्या हो सकता है 6 और 7, यही तीन तो हो सकते हैं। अगर आपसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछता ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बन सकते हैं, सवाल को समझो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आपका आंसर होता है 3 जोड़े, पहला दूसरा तीसरा। और कोई पेयर 42 नहीं बनाएगा। किसी के मन में अगर आ रहा है कि सर 7 और 6 तो वो पेयर लिखा जा चुका है, 14 और 3 तो वो भी लिखा है, 21 और 2 वो भी लिखा है। पेयर केवल कितने बनेंगे, 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग क्या है, क्वेश्चन कह रहा उन संख्याओं का जोड़ क्या होगा, उन संख्याओं का जोड़। तो अब हम संख्याएं बना लेते हैं, देखो कैसी संख्याएं बनेंगी। पेयर ले लो, पहला 2 और 21। अच्छा, यहाँ पर ए, ये वैल्यू किसकी चल रही है, खुद सोचो, ए और बी की तो चल रही है, ए की वैल्यू ये आ रही, बी की वैल्यू ये आ रही। अगर हम ए पे 2 रखेंगे, यहाँ पर ए पे 2 रखो तो 2 दूनी 4, पहली संख्या बन गई 4। समझ रहे हो ना, ये वैल्यू मैं यहाँ 2a और 2b में पुट कर रहा है। ए की वैल्यू 2 रखें, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, तो पहली संख्या बन गई 4 और 42। ठीक है, दूसरी संख्या बनाएंगे तो 3 को पुट करो, 3 दूनी 6, और इधर से पुट कर दें 14, 14 दूनी 28। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब आगे 6, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो अब आप ये ऐसे कुछ नंबर मिल गए जिनका एचसीएफ तो 2 होगा और एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। तो ये ऐसे नंबर है, तो इनका जोड़ देखो, 42 में 4 जोड़ो, 42 और 4 46 होता है, ऑप्शन में नहीं है। 28 और 6 34 होता है, 34 है, 34 भी है। 14 12 26 होता है, 26 भी है। तो यहाँ पर 26 भी दे रहा है, 34 भी दे रहा है, दोनों ही नंबर सही हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो अगर हम 14 और 12 का एचसीएफ निकालें तो आप एचसीएफ कितना बोलोगे, 2 बोलोगे, इनका एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 7 6 7 42 दूनी 84, एलसीएम 84 ही आएगा। ठीक है, अब जरा ये वाला भी चेक कर लेते हैं नंबर। अगर हम ये वाला नंबर भी चेक कर लें
कौन वाला? 28 और 6। 28 और 6 में आप देखो एचसीएफ तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 ही कॉमन है। इसके बाद एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम भी वही आ रहा है भाई। 2 से ये 14, 3, ये 3, ये 14, 1, ये 7, 2, 7 दूनी 14, 43 दूनी 84, मतलब दोनों ही आंसर सही है। तो अगर दोनों ही आंसर सही है तो या तो हमने गलत लिख दिया या तो किसी बच्चे ने बुक में गलत देखा होगा। अब बाई चांस दोनों ही आंसर आएंगे तो हम प्रेफरेंस, अगर मान लीजिए ऐसा एग्जाम में तो होगा नहीं, मान लीजिए अगर हो जाता है, एग्जामिनर भी मिस्टेक कर देता है, तो आपको छोटे नंबर को प्रेफरेंस देना है। इन केस अगर एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आपको हमेशा मैथ में छोटे नंबर को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी की सम्मिलित आय मतलब कंबाइंड इनकम 1530 रुपए है। वो अपनी इनकम का 20, 25 और 40% खर्च कर देते हैं, तो उनकी जो सेविंग है वो इतनी है। आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक की आय क्या होगी, मतलब हमें जो इनकम है वो क्या होगी ये बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले ए बी और सी है, ये इनके पास टोटल जो इनकम है वो कितनी है? 1530 रुपए इनके पास इनकम है। 20, 25 और 40% ये खर्च कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमारी सैलरी मेरे लिए 100% कहलाएगी। हम अपना उसमें मंथली बजट, मंथली एक्सपेंसेस उसी 100% को तो टारगेट करके करते हैं। आप फ्यूचर में कमाओगे या अभी कोई जॉब कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपकी सैलरी आपके लिए सर 100%। रुपए में फर्क हो सकता है लेकिन इनकम हमें 100% मिलती है। आपकी इनकम आपको 100% मिलती होगी। उसी तरह ए बी सी जो 3 लोग हैं, इन सबको ही इनकम के तौर पे रुपए अलग होंगे लेकिन परसेंट कितना होगा? 100। और वैसे भी मैथ में हर नंबर अपने आप में 100% की वैल्यू रखता है। अब आप सोचो कि अगर ये 100% कमाता था, 20 खर्च कर दिए, कितना खर्च कर दिया? 20। तो आप बताओ इसकी जो बचत होगी, सेविंग होगी, वो कितनी होगी भाई? 80 होगी कि नहीं होगी? होगी। इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 80%। बगल वाला देखो बी वाला 100 कमाता था, 25 खर्चा कर दिया, कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। और सी क्या कर रहा है? 40 खर्च कर रहा है, मतलब 60% हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब हम क्या ये बोल सकते हैं कि ए का 80%, ए का 80% यानी ए की जो बचत है वो हमें कितने के बराबर दी जा रही है? 16 के बराबर। देखो है ना, बचत 16 है ए की, क्या बराबर 16 कर दे, कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बी के बारे में बात करें तो आप कहोगे बी का 75% बचा है, और इसको किसके बराबर करते हैं? 12 के बराबर। क्लियर भाई, ये है 12। और फिर सी वाले किसके बराबर कर दें? 9 के बराबर। तो यहां से सी का मैंने कितना बचा है? 60% बराबर कर देते हैं 9 के। क्लियर है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4, ये 5, ये 4 से 16 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 चौके 20 आ जाएगी। इसी तरह हम बी के पास जाए, 25 से काट लो, 25 तिया 75, 4, 3 से काट दीजिए 12, 4, 4 चौको 16, तो बी के पास 16 आ गया। ये 3 बार, ये 5 बार, 3 से 9 3 बार, 5 तिया 15, तो सी के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब ए बी सी में इनकम का रेशियो 20, 16 और 15 होगा। अगर ए बी सी का रेशियो 20, 16 और 15 आ गया तो इनका टोटल जोड़ लें। टोटल जोड़िए, 16, 15 आपका 31, 31 और 20 51, तो हमारे पास टोटल 51 यूनिट इनकम आ रही, मतलब तीनों मिलकर कितना कमा रहे? 51 यूनिट। और सवाल में कितना दिया? 1530। तो 51 यूनिट 1530, तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू बताइए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी भाई। 51 से 1530 कितनी बार जा रहा है? 30 टाइम। अब मेरे से पूछ रहा है प्रत्येक की इनकम बताओ, प्रत्येक की इनकम बताओ। एक की वैल्यू 30 है, तो अब आप बताइए कि 20 वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू 30, 20 में गुणा कर दो, 30 गुणे 20 कितना होता है? 600। एक की वैल्यू 30, 16 में गुणा कर दो, 16 यहाँ कितना होता है? 480। एक की वैल्यू 30, 15 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 450। राइट आंसर 600, 480 और 450। अच्छा, कुछ बच्चे क्या कर सकते थे, नहीं वो बदलते, आपको यहाँ रेशियो मिल गया था 20, 16, 15 का, बस ऑप्शन में पुट करके देख लो 20, 16, 15 का रेशियो कहाँ है। मतलब बात समझ गए कि आप इसको तुरंत ऑप्शन में भी चेक कर सकते थे कि 20, 16, 15 का रेशियो आना चाहिए। जैसे ये देखो पहला ही ऑप्शन था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, हटा दें ये सब चीजें, समझ में तो आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना। हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए हम होंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को रेशियो मिल गया, ठीक है, अगर रेशियो मिल गया है 20, 16, 15 का,
तो आगे के लिए हम एग्जाम में तुरंत नजर देख लेंगे कि भाई 20, 16, 15 का रेशियो कहाँ बनना है। देखो 0, 0 तो पहले ऑलमोस्ट कट जाएगा, है ना। अब आपने 3 से काटा तो ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 15, बस हमें यही पहले ही ऑप्शन में मिल गया, काम खत्म। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखा, एक किसान अपने ग्राहकों को सभी मूल्यों पर 15% का डिस्काउंट, यानी हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है, और आगे प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 19% का दिख रहा है। अभी क्वेश्चन है तो अच्छा, लेकिन अब बच्चा यहाँ पर यही नहीं समझ पाता कि यार हम वैल्यू कहाँ पे एज्यूम करें, हम सीपी को मान लें कि एमआरपी को मान लें, कुछ नहीं। ऐसी सवालों में जहां डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट दोनों दिया हो, दोनों चीजें दी हो, तो आप देखो क्या करो। हमने आपको क्या सिखाया कि डिस्काउंट किस पर मिलता है भाई, एमआरपी पर मिलता है। प्रॉफिट किस पर मिलता है, सीपी पर मिलता है। एमआरपी अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। अगर हम मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को हम 100% कीमत इस पर लिखी हुई है, मान लीजिए इस पर 20 रुपए 30 रुपए लिखा है, तो कीमत अपने आप में क्या परसेंट है, 100%। अब आपने इस पर डिस्काउंट दे दिया 15% का, तो अब आपकी जो एमआरपी थी 100% में 15 का डिस्काउंट देने पर 85% में बेची जाएगी, है ना। जो आपकी वस्तु है वो एमआरपी की 85% में बिकेगी। तो क्या ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया भाई, बोलो बोलो, बेचने वाला रेट। प्रॉफिट किस पर निकलता है, सीपी पर। सीपी अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100%। 19 का लाभ लेना है तो 100 से 19 बढ़ा दोगे, 119% में बिकने लगेगा। ये भी क्या होगी, आपका सेलिंग प्राइस। और एक ही वस्तु की सेलिंग प्राइस आपस में बराबर होंगी। सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 गया, 17 सत्ते 119, 17 पच्चीस 85, ये उधर घूम जाएगा, ये उधर घूम जाएगा। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो आपका 7 और 5 का बन जाएगा। भाई एमआरपी ज्यादा होगी, खरीदा कम में होगा, लिखा जाता है। तो एमआरपी 7 हो गई, सीपी कितनी होगी, 5 हो गई। यहाँ तक सब क्लियर है। अगर यहाँ तक सब क्लियर है तो अब देखो आगे बढ़ो। क्या अब हम यहाँ से एमआरपी और सीपी जो 7 और 5 है इसमें 0 बढ़ा दें, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो मैंने कहा कोई वस्तु हम 500 में खरीदते हैं और उसके ऊपर हम 700 रुपए दाम चिपका देते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइनें तो खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस लाइन को समझो, उत्पादन की लागत में 12% वृद्धि हो जाती है। लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर आप 12% की वृद्धि कर रहे हैं तो 500 में 12% बढ़ा दोगे, 500 का 12% होता है बेटा 60। 500 का 12% कितना होता है, 60। 60 रुपए बढ़ा देंगे तो क्या अब हमारा नया सीपी 560 हो जाएगा। और आगे बढ़ देते हैं। लिखा एक नया मूल्य जारी कर देती है, सभी मूल्यों में 10% की वृद्धि कर देती है। सभी मूल्य में 10% की वृद्धि। अच्छा, नया मूल्य जारी करना मतलब उसने अंकित कर दिया। तो जो भी एमआरपी था उसको हम 10% अब बढ़ाने जा रहे हैं। अगर एमआरपी हमारा 10% बढ़ रहा है, यानी कि 700 का 10% 70, 70 बढ़ गया तो कितना हो गया, 770 रुपए। यानी अब हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस है वो 560 है, नया मार्केट प्राइस है या मार्क प्राइस है वो 770 है। अब लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में कि कंपनी अब 15% का अभी भी बट्टा दे रहा। बट्टा मतलब डिस्काउंट से होता है। तो डिस्काउंट आप बताओ किस पर मिलेगा, एमआरपी पर मिलेगा। तो अब जो वस्तु है वो 770 रुपए एमआरपी की है। 770 अपने आप में 100% है। 15% का बट्टा दे रहे हैं, यानी कि क्या वो 85% बचेगा, हाँ या है ना। तो अब वस्तु 770 वाली 85% में बिक रही है अपनी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने परसेंट का वो लाभ कमा लेगा। ठीक है, अच्छा लाभ कब होता है, जब कोई चीज 100% से ज्यादा पे बिकेगी तो लाभ होगा। ठीक है, मान लो ये पेन 20 रुपए का है, मतलब 100% कीमत इसकी 20 है। अब हम इसको कितने में बेच रहे हैं, 30 में। तो आप बताओ 20 100% है तो 30 100% से ऊपर होके 150% हो जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको 100% की चीज को 150% में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा, 50% का। 100% की चीज को 120% में बेच रहे हैं, लाभ कितने का होगा, 20% का। 100% की चीज को 117% में बेच रहे हैं, लाभ कितने का होगा, 17% का। 100% की चीज को अगर हम 81% में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा, अब लाभ नहीं होगा। 100% की चीज 81% में बिक रही, मतलब 19% का लॉस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रुपए हैं इतने में बेचा गया, ये इस सीपी कितना है, 560 का कितने परसेंट है। अब अगर हमें परसेंट बनाना है तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लें। 770 गुणे 85 बटे 100,
इस पूरे की कैलकुलेशन हमें करनी थी 560 से और परसेंट में लाना है, इसलिए इंटू 100 तो होगा ही होगा। क्लियर? 7 से काट लीजिए, 7 8 56 और 7 से ही गया 11 बार। तो अब हमारे पास आ गया 11 गुणे 85 भागे 8। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी कर लेते हैं। हम ही करते हैं। 8 5 13, 8 1 9, 935 को डिवाइड कितने से करना है भाई? 8 से। ये तो हुआ, ऊपर आ गया 935, नीचे जरा आप कैलकुलेशन कर लो। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 13 मिला। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 5 मिला। 13 में 5 गया 8, 85। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो फिर हम इसको अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। एक सेकेंड, ये अब आपको दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, तो 8 से ये 85 बचा, तो अब कितनी बार जाएगा? 8 हम 80, 13 में 5 गया 8, हाँ 8 1 13, 8 1 8 8, ठीक है 85। अब कितनी बार ले जा सकते हैं इसको हम लोग? एक बार। एक सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन देख लो, चेक कर लो सब सही है। 770 का 85%, ठीक है। 560 यहाँ पे है। 7 से गया 8, 7 से गया 11, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने पे 5 8 5 13, 935 आएगा। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से गया 1 13, 8 से गया 1 5, अच्छा 55, ठीक है। 13 में 8 गया 5 55, 8 6 48, 8 7 56, 8 6 48, 8 7 56, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये जो लगभग लगभग जाएगा भाई। 7 जा रहा है, पॉइंट लगाओगे 70 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 0.5 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पूरा ले लेंगे तो 8 को 8 64 है ना, यानी 116.8 जा रहा है। अब 116.8 को हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? 117% है ना। अब आप बताओ 117% में चीज बिक रही है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा? 17%। अब कुछ बच्चा गलती करता, वो क्या गलती करेगा? वो 116 देखेगा और 16 आंसर लगा देगा, आंसर गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिए। 0.5 से अगर ऊपर दशमलव बन रहा है तो आपको +1 चीजें लेके करनी है, अगर 0.5 से नीचे बन रहा है तो आपको माइनस। अगर यहाँ 8 की जगह 2 आया होता तो हमारा आंसर नो डाउट 16 होता। 0.5 से ऊपर दशमलव है तो इसका मतलब 116 को हम 117 मानेंगे, तो राइट आंसर 17% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस से एक बार। ठीक, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लिखा है क्रिकेट खिलाड़ी है, गेंद फेंकने का इसका ये एवरेज है। अंतिम मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए, इसके बाद इसका औसत कितना कम हो गया। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बात ये जान लो कि गेंदबाजी का एवरेज कैसे निकलता है। गेंदबाजी का एवरेज निकालने का मतलब होता है, इसका फार्मूला क्या है कि आपने कितने रन पिटवाए हैं उसमें डिवाइड कर दीजिए लिए गए विकेट से। अगर आप दिए गए रन में लिए गए विकेट से डिवाइड करवा देंगे तो आपको गेंदबाज का एवरेज मिल जाएगा। बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का बढ़िया तरीका है जो हमने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी गेंदबाज के एवरेज की बात आ जाए तो आप एक तरफ विकेट लिख लीजिएगा, एक तरफ एवरेज लिख लीजिएगा। ठीक है, विकेट की संख्या कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, 24.85 रन पर विकेट उसका एवरेज था, तो एवरेज तो हो गया 24.85। विकेट कितने थे? मान लीजिए हमारे पास एक्स विकेट। ठीक है, आखिरी मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, तो विकेट उसके कितने बढ़ गए? 5 बढ़ गए। तो अब विकेट की संख्या क्या होगी? x + 5 होगी। आखिरी मैच में 52 रन पिटवाए और क्या विकेट ले लिए? 5, तो आखिरी मैच के विकेट 5 बढ़ गए। पहले x थे, 5 बढ़ गया, x + 5 हो गया। औसत देखो क्या हो गया? औसत 0.85 कम हो गया। अगर औसत 0.85 कम हो गया तो यहाँ -0.85 कर दें। अब ये क्या बचा? 24 बचा। ठीक है, मैंने आपको क्या तरीका सिखाया हमेशा कि इसका आप ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करवाते आ जाओ। जैसे ये मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये देखो क्या बनेगा, माइनस का 0.85x, 24 पंचे कितना होता है? 120 होगा। 24 पंचे 120, किसका? प्लस का साइन है 120। और बराबर में उसने कितने रन दिए थे? 52 रन दिए थे, तो बराबर में आ जाएगा 50। सॉल्व कर लीजिए। माइनस का 0.85x, 52 120 घटा दो तो 52 8 60 68 आ जाएगा। इसका होगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर 68 बाई 0.85 हो गया।
2 जीरो बढ़ा लीजिए, 17 से गया 400, 17 से गया 5, तो 5 से गया 80। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 80। लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत लगाइए, क्वेश्चन को समझा करिए, पूछना क्या चाह रहा है। सब करने के बाद आंसर गलत लगा के आ गया तो कोई फायदा नहीं। क्या लिखा है, अंतिम मैच खेलने तक के विकेट। तो आखिरी मैच खेलने में उसने 5 विकेट बढ़ा लिए थे ना, ये हैं आपके आखिरी मैच के विकेट। तो x की वैल्यू नहीं पूछा उसने, x प्लस 5 पूछा है, तो हमारा आंसर x प्लस 5 यानी कि 85 हो जाए। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 85। ठीक है, अब इसको बेसिक भी कर सकते थे कि आप क्या करिए, x मान के यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए फार्मूले में, तो भी आपका आंसर बन जाए। ये क्वेश्चन देख लो, नंबर सिस्टम में मैंने आपको फैक्टोरियल सिखाया हुआ है। लिखा है कि कितने शून्य होंगे, तो शून्य वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, जिन बच्चों का नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ लेंगे। लिखा है 25 फैक्टोरियल 32 और 45 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में जीरो कितने होंगे। तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई कैसे जीरो निकालें। फैक्टोरियल का मतलब तो 1 से लेकर 25 तक हो गया, वो 1 से 32 हो गया, वो 1 से 45 हो गया। तो देखो भाई, हमने आपको बताया था शून्य निकालते समय हमें ये फेस करना है कि 5 और 2 के पेयर कितने बन रहे हैं। जितनी बार 5 और 2 के पेयर होंगे उतनी बार ही जीरो आएंगे। और 5 और 2 के पेयर में जिनकी संख्या कम होगी, तो ऑलमोस्ट संख्या किसकी कम होती है, 5 की। भाई दो तो हर इवन नंबर पे मिलेगा ना, भाई 2 पे है, 2 4 पे है, 6 पे है, 8 पे है, 10 पे है, 12 पे। 5 कहाँ होगा, 5 पे होगा, 10 पे होगा, 15 पे होगा, तो संख्या किसकी कम होगी, संख्या 5 की कम होगी। तो इन दोनों में जिनकी संख्या कम होती है उन्हीं की संख्या पेयर में मानी जाती है। फैक्टोरियल वाले करने के लिए मैंने क्वेश्चन, हमने आपको बताया था कि इनमें शून्य ढूंढने के लिए हम क्रमागत भाग विधि का यूज करते हैं। क्या होती है क्रमागत भाग विधि, क्रमागत भाग विधि उस विधि को कहते हैं जो अपने भागफल यानी कोसेंट में भी आगे भाग कराता जाता है जब तक कोसेंट उसके डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। नए बच्चों को बिल्कुल बात नहीं समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात को, जब टॉपिक पढ़ाएंगे प्रॉपर, इसीलिए कहा जाता है कि आपको टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब टॉपिक के बारे में नहीं जानेंगे तो ये सब वर्ड आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहले बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। क्या है, अगर हमें फैक्टोरियल नंबर के अंदर जीरो ढूंढना है तो वहां पर हम यूज करते हैं क्रमागत भाग विधि का। क्रमागत भाग विधि क्या होती है, क्रमागत भाग विधि वो भाग विधि होती है जब भाजक के द्वारा अपने भागफल में तब तक भाग कराया जाए जब तक उसका भागफल अपने भाजक से छोटा ना हो जाए। ठीक है, हम समझाते हैं। हमें ढूंढना किसको है भाई, 5 को। 25 से मैंने 5 में भाग करवाया, कितनी बार गया, 5 बार। 5 से मैंने 5 में भाग करवाया, देखो भागफल 5 आया, 5 से भी 5 में भाग करवाया, कितनी बार, एक बार। अब एक में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 5 और 1 6 जीरो मिल गए, किसके अंतर्गत, 25 के अंतर्गत 6 जीरो होंगे। ठीक है, अब आते हैं 32 के अंदर। 32 में 5 से भाग करवा दो, 6 हो गया। 6 में 5 से भाग करवा दो, एक बार जाएगा, कितने जीरो हो गए भाई, 7 जीरो हो गए। तो 32 के अंदर हो जाएंगे 7 जीरो। 45 में चले जाओ, 5 से भाग करवा दो, तो ये हो गया 9। 9 में चले गए, 5 से भाग करवा दिया, एक बार जाएगा, 9 और 1 10। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो हो गए, 10 जीरो। ऐसे आपको जीरो ढूंढना है, इसी को बोलते हैं क्रमागत भाग विधि। ठीक है, सक्सेसिव डिवाइडेड रूल। चलिए अब टोटल कितने हमारे पास जीरो हो गए, 6 यहाँ के हो गए, 7 यहाँ के हो गए, 10 यहाँ के हो गए। 7 और 6 13 और 10 23, तो हमारा कुल आंसर आ जाएगा कितना, 23। आगे बढ़ते हैं, देखा पिता और पुत्र, पहले ये एक और क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 81। अगर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 81 यानी फादर और सन की टोटल एज कितनी, 81 है। 9 साल पहले पिता की एज पुत्र की आयु का इतने गुना थी, 3.5 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो बेसिक से फंडे, आप कुछ भी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। प्रेजेंट एज इस समय कितनी है, 81। हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि आज से कितने साल पहले भाई, आज से 9 साल पहले, तो हमें इन दोनों को 9 साल पीछे ले जाना। हम 9 साल पीछे ले गए, 9 साल पीछे जाने पर पता चला कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3.5 गुना। अच्छा आप बताओ कि 3.5 गुना को हम 7/2 गुना बोल सकते हैं, और 7/2 गुना का मतलब रेशियो 7:2 का। तो जाहिर सी बात है पिताजी बड़े होंगे तो पिता का रेशियो 7 होगा, पुत्र छोटा होगा, रेशियो 2 होगा। लेकिन ये रेशियो कब का है, 9 साल पहले का। अगर 9 साल पहले का रेशियो 7 और 2 है, तो हम अपनी आयु के जो आज टोटल 81 दिया है इसको भी 9 साल पीछे ले जाएं।
अगर हम 9 साल पीछे ले जाएंगे तो आप बताओ कितना पीछे जाना पड़ेगा। भाई 9 साल, ये दोनों की आयु का टोटल है ना, इसके अंदर दोनों लोग हैं, पिता भी है पुत्र भी है। 9 साल पीछे जाएंगे, पिता 9 साल छोटे हो जाएंगे, उनका लड़का 9 साल छोटा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आते आते 81 में 18 कम हो जाएगा। भाई 9 साल लड़के का कम, 9 साल पिता का कम, तो यहाँ का जो योग बनेगा कितना बनेगा, 63 बनेगा, है ना। और यहाँ का योग 63 इन्हीं रेशियो की वजह से 7:2, क्या ये 7 रेशियो, ये 2 रेशियो, टोटल कितना हो गया 9 रेशियो या 9 यूनिट। ये 9 यूनिट का टोटल कितना है 63। तो आप बताओ एक यूनिट का टोटल क्या हो जाएगा, एक यूनिट का हो जाएगा भाई 7 हो गया। अगर एक यूनिट का रेशियो 7 हो गया तो लड़के का 2 यूनिट 7 दूनी 14 हो जाएगा। भाई एक यूनिट का रेशियो 7 है, एक यूनिट की वैल्यू 7 है, 2 की वैल्यू 14, यानी लड़के की उम्र 14 साल। लेकिन ये उम्र कब की है, ये उम्र है 9 साल पहले की। हमें कब की बतानी, आज की। तो 14 में 9 बढ़ा दीजिए, 14 9 साल पहले था, अब कितने का हो गया 23 साल का। बस यही आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या था इस सवाल का, 23 साल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल, इवन एसएससी के एलडीसी एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, सुपर टेट वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखा, एक जहाज है, वो किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पे। थोड़ा सा डायग्राम भी सेट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये किनारा है, जहाज मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ के बीच में उसने गैपिंग बता दी कितनी है 40 किलोमीटर। ठीक है, फिगर से समझिए। जहाज में एक छेद हो जाता है, इसके अंदर एक होल हो गया, इससे पानी भर रहा है, जहाज में पानी भर रहा है 6 मिनट में इतना। ठीक है, पानी मतलब अंदर जा रहा है कितना, 6 मिनट में 1 सही 7/8 यानी कि 15/8। तो हम क्या कर ले कि 6 लिख लेते हैं पहले इसको, 6 मिनट में भरेगा, भरेगा मतलब प्लस होगा पानी कितना, 8 7 15/8 टन। ठीक, आगे लिखा 60 टन में जहाज डूब जाएगा, मतलब इस जहाज के अंदर अगर 60 टन पानी भर गया तो जहाज क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन जहाज में अंदर भरे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए एक निकासी पंप भी लगा हुआ है, मतलब जो अंदर पानी भर रहा है उसको बाहर फेंकें, उसको निकालने के लिए पानी के लिए एक पंप लगा है, वो 12 टन पर घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में पानी बाहर कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है कितना, 12 टन, 12 टन। ठीक है, अब हमें बताओ वो स्पीड, वो एवरेज स्पीड क्या है जिससे जहाज भागना शुरू कर दे किनारे की तरफ, और ये दूरी को डूबने से पहले पहले कवर कर ले। और डूबना कितने टन में, 60 टन। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन पहले समझ में आ गया, करेंगे कैसे उस पर आते हैं। यहां तक बात समझ में। अब अगर यहां तक भाई बात समझ में आ गई है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार ये 6 मिनट है, ये 60 मिनट है, पहले तो दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल कैसे होगा, करेंगे कैसे होगा समझो। हमें ये बताओ कि इसको अगर हम 60 कर दें, एक जीरो बढ़ा दें, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर एक जीरो बढ़ गया तो क्या अब इसको 8 से काट भी ले, 8 से 150 काट लो, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 7 पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है तो ठीक है, मत काटो, कोई रहने दो, ऐसे ही कर लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। 150/8 था, 150/8, समझ रहे हो ना, जीरो क्यों बढ़ा दिया, दोनों को बराबर करने के लिए। अब आप ऐसे समझो कि 60 मिनट में इतना पानी भर रहा है, 60 मिनट में इतना खाली हो रहा है। अच्छा, वैल्यू किसकी बढ़ी होगी, सोच के देखो, 150/8 बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब है कि 150/8 टन मतलब भर ज्यादा रहा है, निकल कम रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें ये पता चला कि 60 मिनट में पानी बचेगा, किस में बचेगा, जहाज में। पानी बचेगा जहाज में, भाई एक तरफ से भर रहा है, एक तरफ से हम निकल रहे हैं, भर ज्यादा है निकल कम रहा है, तो क्या हो जाएगा, भरने वाले से माइनस कर देते हैं इसको, कर दे, ये हो जाएगा 12 8 96, 96 और 4 100, 54/8, कितना हो जाएगा 54/8, 12 8 96 और 6 4 100, 150। ठीक है, इतना पानी बचेगा 54/8। ठीक है, कितने मिनट में, 60 मिनट। तो क्या अब हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर 54/8 टन पानी को भरने में, हम लिख रहे हैं बकायदा ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना होता है लिखने की जरूरत,
कॉन्सेप्ट बस समझ में आ रहा है। सवाल बड़ा है, कुछ बच्चों के लिए नया है, इसलिए एक एक बात हम लिख, आई होप अगर आप समझ के प्रैक्टिस करेंगे दूसरी तीसरी बार तो जल्दी हो जाएगी। 54/8 टन पानी भरने में समय कितना लगता है? 60 मिनट। देखो इतना पानी इतने में तो भर रहा है और हमें जहाज को भरना नहीं देना है कितना, 60 टन। तो हम ये देखें कि हमारे पास 60 टन पानी भरने का समय क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 54/8, तो 8 इंडिविजुअली घूम के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा अपने आप को हाइड कर लें ताकि आपको प्रॉपर दिखना शुरू हो जाए। तो आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 से गया 9, 6 से गया ये 10 और 3 से गया भाई ये 3 और ये गया कितना 20, है ना। और कुछ कट रहा है? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 200। अच्छा मिनट है, मिनट को आवर बना लो। आवर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपॉन 60 कर सकते हैं, छोटा कर लो। 20 से 60 या 3, ये हो जाएगा 80/9 घंटे। हो गया भाई 80/9 घंटे। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, मैंने मिनट को आवर बना लिया, मिनट को आवर बनाने के लिए हमने डिवाइड बाई 60 कर दिया, तो कितना आ गया 80/9 घंटे आ गया। यानी अब हम ये बात समझ गए कि इतना 60 टन पानी भरने में जहाज को समय लगेगा 80/9 घंटे, है ना। यानी हमारे पास भागने का टाइम केवल कितना है, 80/9 घंटे, और भागना कितना है, 40 किलोमीटर। तो अब आप क्या ये समझ पा रहे हो कि हमारे पास दूरियां है 40 किलोमीटर, मेरे पास टाइम है 80/9 घंटे का केवल और केवल। तो अगर हमारे पास दूरी है समय, तो स्पीड आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये हो जाएगा 40/80/9, 9 घूम के ऊपर आ जाएगा। 40 से 80 2 बार, 2 से 9 4.5 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि राइट आंसर था आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने बकायदा एक एक बात को लिखा। आप कैलकुलेशन देखो, नंबर देखो तो इतने ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर होगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। आज का सेशन कैसा लगा आपको, जरूर जवाब बताइएगा। और जिन बच्चों को अपने और भी कुछ भी डाउट हैं पूछने के लिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करिए। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करने के साथ साथ आपको अपना नाम लिखकर भेजना है। आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो हम उसका सॉल्यूशन 2 से 3 दिन के अंदर जरूर वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। चलिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा भी, क्योंकि चैनल अपना बढ़ेगा तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर होगा कि नहीं भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो एक मतलब मेंटली प्रेशर बन जाता है जब लोग ज्यादा होते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही।